गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए मेरे विद्या के छात्रों के लिए। तो हम लोग बात करेंगे, जानिए हमारे कानून के अंदर बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम लोग बात करेंगे, जानिए पॉक्सो अधिनियम की बारे में खास बातें। जो लोगों को विधि के बारे में नहीं पता है, जो कानून को नहीं जानते, उन्हें पॉक्सो अधिनियम के बारे में बहुत ही आसान तरीके से मैं चीजें सिखाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हर एक छोटे बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से किस टच कर रहा है, बैड टच और गुड टच कर रहा है, उसको पता होना चाहिए। भारत की कुल जनसंख्या का 37% हिस्सा बच्चों का है और विश्व की कुल जनसंख्या में 20% हिस्सा बच्चों का है। बच्चों का यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता का विषय बन गया। कई विद्यार्थी और व्यावसायिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है। कई व्यवसाय में कोई लड़कियां जॉब कर रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कौन उसे बैड टच है, गुड टच कर रहा है, तो उन्हें पता होना चाहिए कौन इंसान उनको किस नजर से देख रहा है, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बी सेफ और बी केयरफुल। वयस्कों की तुलना में बच्चों को अपने ऊपर हुए जुल्मों का खुलासा करना अधिक कठिन लगता है। यह सिद्ध के लिए पर्याप्त सबूत है कि जिन लोगों ने अपने बचपन में दुर्व्यवहार का सामना किया है, वे इसके दुष्परिणामों को अपने व्यस्तता में अच्छी तरह से निभाते हैं, दूसरों के मतलब बजाय। साथ अपने संबंधों और स्वयं की छवि को आकार देते हैं। सालों से बाल यौन शोषण पर ध्यान आकर्षित करने और इसके आसपास की चुप्पी की साजिश का तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए। यौन अपराध केस से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट एक ऐतिहासिक कानून है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अधिनियम की धारा 46 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में उत्पन्न किसी भी कठिनाई का केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के लागू होने के 2 साल भीतर हटाया जा सकता है। हालांकि पहले 2 साल सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देशों को पूरा करने और पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय को नामित करने में गया दिशा निर्देश दिए गए 2 सालों तक। आप लोगों को पता है 2 सालों तक भीतर हटाया गया और उसके दिशा निर्देश को पालन किया गया पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2009 में बाल बलात्कार बच्चों के खिलाफ अपराध का 22% के 5368 मामले दर्ज किए गए। 2010 में 5484 मामले बच्चों के खिलाफ अपराध का 20.5% और 2011 में 7112 मामले बच्चों के खिलाफ अपराध में 21.5%। ऐसे करते करते आज वर्तमान में केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की घटनाओं में वृद्धि जारी रही। भारत में 2013 में बाल बलात्कार के 12,363 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में अपराध साल 2014 से पता चलता है कि पॉक्सो अधिनियम और बाल बलात्कार के तहत 8,904 और 13,766 मामले दर्ज किए गए थे। इतने मामले इस अंतर्गत आए थे, इतने बच्चों के साथ में नाइंसाफी और यौन शोषण हुआ था। बाल यौन शोषण के मामलों को तब आपराधिक प्रमुख अधिनियम 1 और न्यायिक मिसाल के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। कई गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने इस मुद्दे को उजागर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित भूमिका निभाई है। भारत 2015 में पॉक्सो अधिनियम के तहत 14,913 मामले दर्ज किए गए। अन्य 10,854 बाल बलात्कार के 16 वर्ष से कम, जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, उनके बाल बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में अपराध 2016 से पता चलता है कि पॉक्सो अधिनियम और अन्य प्रासंगिक आईपीसी प्रावधानों के तहत 36,022 मामले दर्ज किए गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे इतने मामले आ कैसे रहे, तो होता क्या है कि छोटे बच्चों को पता तो होता नहीं है कि कौन उनको किस तरीके से छू रहा है।
या उनको बैला फुसला कर या किसी चीज के लालच देकर उनसे वह गलत हरकतें, यौन शोषण उनके हक में होता है, तो उसे हमें रोकना चाहिए और हमें बच्चे को सतर्क करना चाहिए। बेटा, तुम्हें कोई इंसान किस तरीके से छू रहा है, तुम्हें गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को यौन शोषण का खतरा है। देखभालकर्ताओं द्वारा फ्रेंडी पिट्स केस को प्रस्तुत किया गया था। विशेष रूप से यह सफल अभियोजन परिणाम स्वरूप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 एसएससी केस में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आईपीसी की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया था। जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ अपराध विधेयक का मसौदा परिचालित किया, 2009 तक शुरू हुई कानून बनाने की प्रक्रिया, जो अंत में पॉक्सो अधिनियम बन गया। जनवरी 2010 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीआर ने बच्चों के लिए काम करने वाले कुछ एनजीओ जैसे कि तुलिर सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ऑफ बिल पर चर्चा करने के आमंत्रित के लिए किया। 2010 के जुलाई महीने में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर एक मसौदा विधेयक परिचालित किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक 2010 का एक और मसौदा तैयार किया गया। महिला एवं बाल, महिला और छोटे बच्चों पे या लड़की पे जिन पे मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR से विधेयक मसौदा जांच करने से अनुरोध किया, क्योंकि आप लोग समाज में देखते हैं कि स्त्री और बच्चे के साथ में हमेशा अन्याय होते हुए आप देखते आए, तो उस अन्याय को हमें रोकना है और लोगों को सतर्क करना है कि वो लोग सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। विधेयक पर सलाह लेने के लिए NCPR ने एक शिक्षित का गठन किया, जिसमें वकील, कानूनी शिक्षाविदों, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजीत शाह शामिल थे। समिति ने विधेयक के मसौदे को खारिज कर दिया और प्रस्तावित कानून के ठोस प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटते हुए एक वैकल्पिक मसौदा तैयार किया, जिसे तब वह NCPR ने मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। पॉक्सो अधिनियम और यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण नियम 2012 एक साथ 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ है। आप लोगों को याद रखना ही चाहिए, 14 नवंबर 2012 लागू हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 के तहत आदर्श दिशा निर्देश तैयार करके देखा। पॉक्सो अधिनियम के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक और पहल के तहत बालकों के चिकित्सा परीक्षण के लिए दिशा निर्देश का तैयार किया गया है। उनका परीक्षण, चिकित्सक परीक्षण भी करना चाहिए। अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था ताकि विभिन्न अपराधों के लिए सजा में वृद्धि के प्रावधान किए जा सके, ताकि अपराधियों को हिरासत में लिया जा सके और एक बच्चे के लिए सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके, उसके बचपन के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। पॉक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पॉक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पॉक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं: बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। नंबर 2, अधिनियम लिंग तटस्थ है, अर्थात यह स्वीकार करता है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के भी हो सकते हैं। नंबर 4, ये एक नाबालिग के साथ भी सभी यौन गतिविधियों को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है। पॉक्सो अधिनियम बलात्कार, मर्म, यौन हमला की समझ को व्यापक शारीरिक प्रवेश से शरीर के विशिष्ट भाग या वस्तुओं के बच्चों के शरीर में निर्दिष्ट भागों में प्रवेश करने या बच्चों को इतना घुसने के लिए व्यापक बनाता है। यह उस व्यक्ति को भी दंडित करता है जो प्रवेश में संलग्न नहीं हो सकता, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के प्रवेश का कारण हो सकता है या बच्चे
को दूसरे में प्रवेश करने का कारण हो सकता है। अधिनियम यह मानता है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है। यह इन अपराधों को यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत करता है। अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है। सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराधों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और कानून में गैर रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान भी शामिल है। अधिनियम में सुनिश्चित करने के प्रावधान है एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा, मीडिया वहां पे उसको खुलासा नहीं करेगी। इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों से निपटने के विशेष न्यायालयों के पदनाम और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि आप लोग सतर्क रहिए और आपको ये पता होना चाहिए गुड टच बैड टच के बारे में, आपको किस प्रकार छू रहा है। बच्चे अपनी पसंद या मुफ्ती कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार है। इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल है, जैसे कि बच्चों के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी भी शामिल है। अपराधी को दिया जाने वाला सजा किए गए यौन अपराधों के प्रकार पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से यौन अपराध में कानून के तहत निर्धारित कारावास की न्यूनतम और अधिकतम अवधि है, जबकि अन्य को केवल अधिकतम अवधि निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए धारा 4 के तहत पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न के लिए सजा एक ऐसी अवधि के लिए कारावास है जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास तब बढ़ सकती है। धारा 12 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए सजा एक ऐसी अवधि के लिए कारावास है जो 3 साल तक बढ़ सकती है। यह विशेष अदालत के कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए इस सीमा के भीतर, लेकिन कानून के तहत निर्धारित कारावास की न्यूनतम अवधि से नीचे की अवधि को कम करने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है कि जज अपने विवेकाधिकार से सजा कम कर सकता है, नहीं। धारा 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 के तहत अपराधी जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है। विशेष न्यायालय के पास सत्र न्यायालय की शक्तियां होती है, इसलिए जुर्माने की राशि को कोई सीमा नहीं है। यह अपराधी को भुगतान करने का आदेश दे सकता है और जुर्माना एक हिस्से या पूरे हिस्से को उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है जिसको अपराध के कारण नुकसान या चोट का सामना करना पड़ा है। पॉक्सो अधिनियम धारा 16 और 17 के तहत किसी अपराध को उकसाने की सजा है। इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेखित किया गया है जिनके तहत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के उकसाने के लिए कहा जाता है। किसी इंसान को आप उकसा रहे हो कि ये कार्य तू कर ले, साथ ही उसे सजा यदि उकसाने के लिए परिणाम स्वरूप उकसाया गया करते किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के साथ दंडित भी किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी। पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाता है एक अवधि के लिए जो आजीवन कारावास को एक आध तक बढ़ सकता है और उस अपराध के लिए जुर्माने के साथ ही दोनों के साथ कैद की सबसे लंबी अवधि धारा 18 के तहत सजा की शर्तों को अंशों की गणना करने के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। 20 साल की उसको सजा होगी। विशेष अदालत को अपराध का संज्ञान लेते हुए अदालत के 30 दिनों के भीतर बच्चे के सबूतों की रिकॉर्डिंग पूरी करनी होती है। इस अवधि का कोई भी विस्तार विशेष न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। कारणों के साथ धारा 34 के विशेष न्यायालय की आवश्यकता है जहां तक संभव हो। अपराध धारा 35 का संज्ञान लेने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा किया जाए। पॉक्सो अधिनियम के शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे को अनुवादक, दुभाषियों या विशेष शिक्षक की सहायता के माध्यम से पुलिस स्टेशन, मजिस्ट्रेट और विशेष अदालत के स्तर पर संवाद करने में सक्षम बनाने के प्रावधान दिए गए।
उपयुक्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में विशेष न्यायालयों में शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को दुभाषियों को सहायता प्रदान की जाती है, सोसाइटी के साथ, एनजीओ के तहत और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा। मुंबई में सत्र न्यायालय हालांकि पॉक्सो अधिनियम को लागू करने से पहले मानसिक रूप से असक्षम बच्चों को दुभाषियों की सहायता के साथ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों विशेषज्ञों की सहायता व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। पॉक्सो अधिनियम को बाल यौन शोषण के तहत शामिल किए जाने वाले अपराधों के दायरे विस्तार करने के लिए और इस मुद्दे को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सराहना की जानी चाहिए। यह ऐसे अपराधों की जांच और परीक्षण के दौरान बच्चों को सक्षम करने वाले वातावरण को भी प्रोत्साहित करता है, जो पीड़ितों को बहुत मदद करता है। और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हमें उनको ध्यान रखना चाहिए और वो क्या गतिविधियां करते हैं उसके बारे में हमें नजर होनी चाहिए कि वो लोग किस समय क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आपके ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।